नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम ऐसे अधिकार के बारे में जो अब हो सकता है कि बन जाए एक मौलिक अधिकार, क्योंकि अब उसकी चर्चा हमारे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में एक ऐसा बिल आया है जिस बिल को अक्सर प्राइवेट बिल के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने इस बिल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की बात की है। अगर यह व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में लागू होती है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है, तो कहीं ना कहीं भारत उस पथ पर आगे बढ़ जाएगा जो पथ देखना चाहते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि विश्व गुरु का सपना। खैर, भारत में गुरुओं की क्या हालत है आपको पता ही है, यानी कि भारत में टीचर्स की क्या हालत है। 8 से 10,000, 15,000, 20,000 प्राइवेट जॉब में उनकी जिंदगी घिसी पिटी है। लेकिन फिलहाल छात्रों को लेकर, 3 से 6 वर्ष के छात्रों को लेकर एक प्राइवेट बिल राज्यसभा में पेश किया गया है, और ये सिर्फ बिल नहीं है। अगर ये बिल भविष्य में पास होता है तो एक नया मौलिक अधिकार भी जनमानस को प्राप्त होगा, भारत की जनता को प्राप्त होगा, भारत के भविष्य को प्राप्त होगा जो बच्चे भारत में पैदा होने वाले हैं। राज्यसभा में एक ऐसा समय आया जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद एक साथ खड़े नजर आए, क्योंकि विभिन्न दलों के सांसद अक्सर एक साथ नजर नहीं आते हैं, लेकिन विभिन्न दलों के जो सदस्यों ने मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति के साथ एकजुटता दिखाई, वो काबिले तारीफ रही। एक निजी संकल्प की सराहना की जिसमें उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पोषण की गारंटी का प्रस्ताव दे दिया। सुधा मूर्ति ने प्राइवेट बिल के जरिए कहा कि एक शिक्षित माता अर्थव्यवस्था में अपना विशेष योगदान देती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु उसकी माता होती है, क्योंकि उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे समाज में उसको ढलना है, सब कुछ माँ सिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सही पोषण देने से बच्चों का समुचित शारीरिक मानसिक विकास होता है। संकल्प में छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और प्री प्राइमरी की पर्याप्त सुविधाएं शामिल किए जाने का भी संकल्प है। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी चल रही है जो एक तरह से कहा जाए तो सरकारी तो नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के जरिए वो चल रही है, जिसे हम कह सकते हैं ECC एजुकेटर करके ऐसी एक व्यवस्था जिसपे भर्तियां चल रही हैं, वही है प्री प्राइमरी अर्ली चाइल्ड केयर करके होता है। तो वो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी है, साथ में साथ बच्चों के पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए, प्री प्राइमरी शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की जानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम बदलकर आशा कार्यकर्ता या दीपम कार्यकर्ता कर देना चाहिए। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बहुत बड़े बड़े जो धुरंधर नेता खुद को कहते हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया, लेकिन उसी में अपने भी कुछ चीज़ें ऐड की। जैसे एक प्रस्ताव पर समर्थन देते हुए DMK P विल्सन ने कहा कि यह जो व्यवस्था है 12वीं तक कर देनी चाहिए, यानी कि 12वीं तक की शिक्षा को कहीं ना कहीं अनिवार्य कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, प्री प्राइमरी शिक्षा सहित निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक बाल व्यवस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देने के लिए संविधान में एक नवीन अनुच्छेद अतः स्थापित करने पर विचार करने की बात इन्होंने की। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास समुचित ढंग से होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार बच्चे के अभिभावक इतने शिक्षित और जानकार नहीं होते हैं कि वे इस पक्ष की ओर ध्यान दे पाए। इसके आगे बहुत सारी चीजें हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान छेड़ी हुई है, ठीक उसी तरह से 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजने के लिए अभियान भी चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में निगमित दायित्व कोष यानी कि CSR की भी मदद ली जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो नाम है बदल दिया जाए। क्या है वो हमने आपको बता दिया, आशा कार्यकर्ता या दीपम कार्यकर्ता होना चाहिए। सब कुछ मिला जुलाकर उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी हैं। आर्टिकल 21
ए के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लें कि सुधा मूर्ति है कौन। और जो इन्होंने बिल पेश किया है वो आर्टिकल 20A और B, यानी कि ए तो है, शायद बी बन के निकल के आए, एक नया मौलिक अधिकार बन जाए। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सेविका हैं, लेखिका हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा भी हैं। वह इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है और हाल ही में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। आपको पता ही है कि भारत में चुनाव जीतकर कुछ लोग आते हैं और कुछ लोगों को संसद में मनोनीत किया जाता है। उसी तरह राज्यों के विधानसभाओं में भी मनोनयन की व्यवस्था है, राज्यसभाओं में है, ठीक है, और लोकसभा में भी मनोनीत करने की व्यवस्था होती है जो राष्ट्रपति करता है। सुधा मूर्ति का जन्म कर्नाटक के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और टाटा मोटर्स, जो इस समय टेल्को है, में पहली बार महिला इंजीनियर बनी, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ एक सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के रूप में भी काम किया। जब उनके पति नारायण मूर्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, तब सुधा मूर्ति ने उन्हें 10,000 की वित्तीय सहायता भी दी थी, जिससे इन्फोसिस की शुरुआत हुई। ऐसी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की और उसकी अध्यक्षा बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्वच्छता, कला और संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेवाओं या क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुधा मूर्ति एक बेस्ट सेलिंग लेखिका भी हैं, जिन्होंने 15 मिलियन से अधिक किताबें बेची हैं, जिनमें बच्चों की किताबें, लघु कथाएं, उपन्यास और तकनीकी किताबें शामिल हैं। उनकी कुछ लोकप्रिय पुस्तकों में द सर्कल ऑफ लाइफ और 3000 स्टिचेस शामिल हैं। उन्हें उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें साहित्य के लिए R.K. नारायण अवार्ड, पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण भी शामिल है। सुधा मूर्ति की सादगी और प्रेरणादायक जीवन यात्रा उन्हें कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनाती है। सुधा मूर्ति का जीवन संघर्ष, सादगी और समाज सेवा के प्रति समर्पण एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित भी होते हैं। और आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो इनके दामाद हैं, यानी कि इनके बेटी के पति, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे, ऋषि सुनक थे। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो भारत दौरा भी उन्होंने किया था, जो काफी चर्चा में बना रहा। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि मौलिक अधिकारों में इसको जगह मिल सकती है अगर इसे कानून के रूप में लाया जाए। तो आपको बता दें कि वे बुनियादी और आवश्यक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। इनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, समाज, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल होता है, जिनका उल्लंघन राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता और इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। आपको बता दें कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 है। इसमें कानून के समक्ष समता, समानता और धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने, देश में कहीं भी घूमने, रहने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, जिसमें मानव तस्करी, बेगार, बिना वेतन काम कराना और बाल श्रम का निषेध भी किया जाता है, यानी कि बच्चों से क्या काम कराना है, क्या नहीं कराना है, उसकी भी चर्चा की गई है। और जैसा कि हमने दूसरा वाला बताया, राइट टू फ्रीडम, इसी में आपका 1922 के अंतर्गत जो आर्टिकल 21 आता है, उसी में जीवन जीने के अधिकार मिलते हैं। और 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। और इसी 21A के बाद 21B के क्लॉज को आने की भविष्य में संभावनाएं बन जाती हैं, अगर इस बिल पर सरकार कहीं ना कहीं सहमत हो जाती है और इस पर कोई कानून प्रक्रिया बनाती है। फिर उसके बाद आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28, किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें होती है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहते हैं, अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के भी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, उसके मुख्य रूप से देखा जाए तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। ये न्यायोचित है, यानी कि
जस्टिबल है, यानी कि आपको अगर इन चीज़ों में कहीं दिक्कत आती है तो आप कोर्ट में जाकर अपने लिए न्याय मांग सकते हैं, यानी कि उल्लंघन होने पर अदालत में आप जा सकते हैं। इनमें कुछ प्रतिबंध भी हैं जैसे जो राष्ट्र हित में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मूल रूप से 7 अधिकार थे जब हमारा संविधान बना था, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 उसे निकालकर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे उस बिल की जिस बिल के जरिए उन्होंने ये कानून लाने की बात कही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में बिल ज़्यादातर सरकार लेके आती है या सरकार के मंत्री लेके आते हैं। ठीक है, तो संसद में निजी विधेयक यानी कि प्राइवेट बिल एक ऐसा प्रस्तावित कानून होता है जिसे संसद के किसी आम सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जो सरकार के अंदर मंत्री नहीं होता, यानी कि सरकारी मंत्री नहीं होता है या सरकारी विधेयकों से भिन्न होता है। ये विधेयक उन मुद्दों को उजागर करते हैं जिन्हें सरकार अनदेखा कर सकती है, जिससे सांसदों को अपनी क्षमता दिखाने, जनमत का आकलन करने और कभी-कभी भविष्य के कानूनों को प्रेरित करने का अवसर मिलता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से सरकारी समर्थन और संसाधनों की कमी के कारण ऐसे विधेयक बहुत कम ही कानून बन पाते हैं, लेकिन ये नीतिगत बदलाव के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम करते हैं। यानी कि सब मिला जुलाकर कानून तो नहीं बनता है और संभावनाएं भी कम रहती हैं क्योंकि सरकार इसको अनदेखा कर देती है, लेकिन भविष्य में कानून बनने में ये सहायक होते हैं और शायद इससे भी बेहतर कुछ सरकार सोचकर ले आए। किसी भी ऐसे सांसद द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है जो मंत्री न हो, यानी कि निजी सदस्य हो। मौजूदा कानूनों में मौजूद कमियों को दूर करना, जनहित के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सरकारी एजेंडा को प्रभावित करना इसकी विशेषता हो सकती है। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक सत्तारूढ़ दल के समर्थन से मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और दल के विधायी एजेंडे के अनुरूप होते हैं, जिससे उनके पारित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं इसकी चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि निजी सदस्यों के विधेयकों को सीमित समय, कम संसाधनों और कम सफलता दर जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो भागीदारी को हतोत्साहित कर देता है। भले ही ये विधेयक पारित न हो, फिर भी पीएमबी बहस को जन्म दे सकता है, जनमत को आकार दे सकता है और लोगों को कहीं ना कहीं ये याद दिला दे सकता है कि उनके अधिकार क्या हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार से इस बिल को लाया गया है और आर्टिकल 21B की बात की जा रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी सफलता भारत को मिल जाएगी या भारत की जनता को मिल जाएगी। और सुधा मूर्ति ने जो ये किया है शायद इससे पहले भी और लोगों ने करने की कोशिश की रही होगी, या अगर उन्होंने की है तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अगर ऐसा होता है ना तो भारत में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बढ़ चुकी है, अमीर लोगों की शिक्षा व्यवस्था अलग है, गरीब लोगों की शिक्षा व्यवस्था अलग है। अमीर बच्चे हाई एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े हैं और उन्हें अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। वहीं गरीब बच्चे पैसों के अभाव में या बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतों के चलते वो ऐसे संस्थानों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरह से वे ऐसे संस्थानों में पहुंच भी जा रहे हैं तो वो उतनी क्वालिटी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जितना उनको होना चाहिए। और इसीलिए ECCE की ज़रूरत होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि अनिवार्य प्रारंभिक बचपन देखभाल। ठीक है, तो ये ज़रूरत है भारत की और बहुत सारी सरकारें, प्रदेश सरकारें इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने बताया कि ECCE एजुकेटर की वैकेंसी चल रही है। हाँ, वो सरकारी नहीं है लेकिन चल रही है, जो भी सरकार की अपनी व्यवस्थाएं उस अनुरूप चल रही हैं और उसमें NTT या होम साइंस करने वाले, गृह विज्ञान पढ़ने वाली महिलाओं को, पुरुषों को वरीयता दी जा रही है जिससे वो बच्चों की देखभाल कर सके। चैनल पर नया तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर किया करिए, उन्हें चैनल्स के बारे में बताइए कि MPS हिंदी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और आपके एग्जाम्स के लिए, या आप सामान्य नागरिक हैं, सिर्फ आप जानकारी के लिए सुनना चाहते हैं तो आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।